हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे और समय बचाए वो मशीन है। गर्मी लग रही है, बटन दबाया, चलने लगा फैन और आने लगी हवा। फैन क्या है? मशीन है। फोन से मीलों दूर बैठे अपने दोस्त के साथ आप बात कर सकते हैं। फोन क्या है? मशीन है। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है कैलकुलेटर, ये भी मशीन ही है। एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं। पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक सब मशीन है। फिल्म 3 इडियट्स में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर को भले ही रणछोड़ दास चांचड़ यानी रैंचो की बताई मशीन की डेफिनेशन ना पसंद आई हो, पर हकीकत में ऐसा ही है। डेली लाइफ में बिना मशीन के हमारे काम ही नहीं चल सकता है। सुबह दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रश से लेकर लिखने पढ़ने में इस्तेमाल किए जाने वाले पेन, मोबाइल, लैपटॉप तक सब मशीन ही तो है। ट्रैफिक के सभी साधन मशीन हैं, तो टाइम बिताने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सारे गैजेट्स भी तो मशीन ही हैं। हम मशीनें इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हमारी लाइफ आसान होती है। और अब तो ऐसी मशीनें आ गई हैं जो इंसानों की तरह काम करती हैं, और इन मशीनों को हम रोबोट के नाम से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे सुकून और आप सुन रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज रोबोट्स वर्सेस ह्यूमंस, सिर्फ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आज शायद ही कोई ऐसी फील्ड बची है जिसमें रोबोट का इस्तेमाल ना किया जाता हो। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मेडिकल ऑपरेटिंग रोबोट्स, पेशेंट असिस्ट रोबोट्स, डॉग थेरेपी रोबोट्स, कलेक्टिवली प्रोग्राम्ड स्वॉर्म रोबोट्स, यूएवी ड्रोन्स और यहाँ तक कि माइक्रोस्कोपिक नैनो रोबोट्स तक जाने कितनी तरह की मशीनें अब इंसानों के काम करने लगी हैं। यही नहीं, अब तो इनका अपीयरेंस, ऑटोमेटिंग मूवमेंट्स भी किसी इंसान की ही तरह होता है। आज के रोबोट में इंटेलिजेंस है तो उनके अपने थॉट्स भी, और इसमें सबसे बड़ा रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वही तकनीक जिसकी हेल्प से आप नोकिया के अपने फोन पर स्नेक गेम खेलते थे, या आज के समय में जब आप अपने कंप्यूटर के साथ चेस खेल रहे होते हैं, तब भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। पर जो रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक हम यूज करते रहे हैं, उनके लिए हमारे कमांड की जरूरत होती है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उससे तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब लोगों के घरों तक में रोबोट ही डेली रूटीन के काम करते नजर आएंगे, तो सड़कों पर यही गाड़ियां भी दौड़ाते नजर आएंगे। वैसे आजकल ऐसी मशीन आ गई है जो बिना किसी की मदद से घरों की साफ सफाई कर रही है। वहीं टेस्ला जैसी कंपनियां बिना ड्राइवर की कार दौड़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो अमेरिका की एक कंपनी ने एक ऐसा ट्रक बना डाला है जो खुद ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, और इसके लिए किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां मशीनी इंसान का पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा काम करने के लिए मशीनें तैयार हैं। जरा सोचिए कि कई बार आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं और अचानक से आपके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आने लगता है। आप एक बार कोई चीज इंटरनेट की दुनिया में सर्च करते हैं, तो बाद में लगातार उससे जुड़ी तमाम चीजें आपके आसपास इंटरनेट की दुनिया में आती रहती हैं। तो क्या ये कोई चमत्कार है? नहीं, ये मशीन और उसकी इंटेलिजेंस है जो आपके मन को जानने समझने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है, और क्या फ्यूचर में इंसानों की जगह मशीन ले लेगी और इंसान खत्म हो जाएंगे? इंसानों के काम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं? हम इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे अपने आगे के एपिसोड्स में। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, आमतौर पर हम रोबोट वर्ड का मतलब समझते हैं फिजिकल रोबोट्स, पर साथ ही साथ वर्चुअल सॉफ्टवेयर एजेंट्स को भी यही कहा जाता है। ये बात और है कि आमतौर पर अब वर्चुअल सॉफ्टवेयर एजेंट्स को केवल बॉट्स कहा जाता है, इसलिए दोनों में अंतर पता चलता है। अब ये तो तय है कि रोबोट्स भी मशीन ही हैं, पर इस बात पर अब तक एक्सपर्ट्स और आम लोगों के बीच सहमति नहीं बन पाई है कि किन मशीनों को रोबोट कहेंगे और किन्हें नहीं। हालांकि रोबोट्स की कुछ एबिलिटीज और फंक्शंस को लेकर सभी एक मत हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोबोट्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग यानी हुक्म को मानने वाला होना चाहिए। इसे डेटा प्रोसेस करना या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकल परसेप्शंस, कुछ हद तक ऑटोनॉमसली ऑपरेट, इधर उधर मूव करना, अपने फिजिकल पार्ट्स को खुद ऑपरेट करना और अपने एनवायरनमेंट को समझना और मैनिपुलेट करना आना चाहिए। इसके अलावा रोबोट्स में इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखना चाहिए, खास तौर पर ऐसे बिहेवियर जो इंसानों
या फिर जानवरों जैसे होने चाहिए। और भी नजदीक से देखें तो रोबोट का कॉन्सेप्ट असल में सिंथेटिक बायोलॉजी की फील्ड है, जिसमें ऐसी चीजों की स्टडीज की जाती हैं जिनका नेचर मशीनों से ज्यादा जीवित यानी जीवों के कंपेरेबल हो। वैसा कुछ भी हो, कुल मिलाकर रोबोट एक मशीन ही है, खास तौर पर ऐसी मशीन जो कंप्यूटर द्वारा प्रोग्रामेबल हो और कुछ खास कॉम्प्लेक्स एक्शंस को ऑटोमेटिकली करने के लिए केपेबल हो। किसी भी रोबोट को किसी एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस या फिर खुद उसके भीतर एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है। आज भले ही रोबोट्स को इंसान के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही हो, पर ज्यादातर रोबोट्स टास्क परफॉर्मिंग मशीन्स ही हैं। रोबोट्स ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस दोनों तरह के हो सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रोबोट टर्म का इस्तेमाल पहली बार किसने किया था? रोबोट टर्म का इस्तेमाल पहली बार करने वाले महाशय का नाम है कैरल कपेक, जो एक चेक राइटर थे। उन्होंने 1920 में एक प्ले यानी नाटक लिखा था, RUR यानी रोसोमोवी उनिवर्सलानी रोबोटी। इंग्लिश में इसके लिए रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट सबटाइटल का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल चेक राइटर कैरल कपेक ने इस टर्म का इस्तेमाल आर्टिफिशियल ऑटोमेटा के लिए किया था, जिन्हें उनके भाई कैरल ने रोबोट टर्म का ट्रू इन्वेंटर कहा है। इसके बावजूद ये कहना है कि रोबोट वर्ड तब एकदम नया था, ठीक नहीं होगा। स्लाविक लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल रोबोटा के रूप में होता था, जिसका मतलब है फोर्स्ड लेबर। ये टर्म उन पेजेंट्स यानी मजदूरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें फ्यूडल सिस्टम में कंपल्सरी सर्विस देनी होती थी, यानी जिन्हें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। हालांकि कपेक की फिक्शनल स्टोरी यानी उनके नाटक ने रोबोटा का मतलब ही बदल दिया और अब इसे बिना आत्मा वाले टेक्नोलॉजी से बनाए गए इंसानी शरीर का पर्याय माना जाने लगा। यानी अब इसका मतलब हो गया इंसानों द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल वर्कर, ना कि बंधुआ मजदूर। इस टर्म का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही सामने आ गया। हालांकि यूएस में लेट 30s से अर्ली 40s तक इसका रोबोट प्रोनाउंसिएशन चलन में था। पर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रोबोट की शुरुआत कैसे हुई, पहला रोबोट बनाया किसने? अगर हम आर्टिफिशियल ऑटोमेटा से बात की शुरुआत करेंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए सीधे सीधे रोबोट पर आते हैं। ये 1928 की बात है जब पहले ह्यूमनॉइड रोबोट यानी एरिक को लंदन में सबके सामने लाया गया। मॉडल इंजीनियर सोसाइटी की एनुअल एग्जीबिशन में एरिक ने बकायदा स्पीच दी थी। एरिक को W.H. रिचर्ड्स ने बनाया था। इस रोबोट के फ्रेम में एक एल्यूमिनियम बॉडी, 11 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और 12 वोल्ट पावर का एक मोटर लगा था। ये रोबोट अपने हाथ और सर को मूव कर सकता था और उसे रिमोट कंट्रोल या फिर वॉइस कंट्रोल से भी कंट्रोल किया जा सकता था। एरिक और उसके बाद बनाए गए जॉर्ज ने पूरी दुनिया की सैर की थी, यानी कई देशों में इसका प्रदर्शन किया गया था। इसी साल जापान का पहला रोबोट गाकुटेंस को भी सामने आया था, जिसे बायोलॉजिस्ट मकोतो निशिमुरा ने बनाया था। इसके बाद 1939 में एक और ह्यूमनॉइड रोबोट इलेक्ट्रो को न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में प्रदर्शित किया गया। इलेक्ट्रो 7 फीट लंबा था और उसका वजन करीब 265 पाउंड यानी 120.2 kg था। वो वॉइस कमांड देने पर चल सकता था और करीब 700 वर्ड्स बोल सकता था। इलेक्ट्रो सिगरेट्स पी सकता था, बलून्स फुला सकता था और अपना हेड और आर्म्स हिला सकता था। पर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक ऑटोनोमस रोबोट 1948-1949 में बनाया था इंग्लैंड में बर्डन न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ब्रिस्टल के विलियम ग्रे वॉल्टर ने। उनके पहले रोबोट्स के नाम थे एल्मर और एल्सी। अपने शेप और स्लो मूवमेंट के कारण इन्हें टॉर्टस कहा जाता था। 3 पहिए वाले इन टॉर्टस रोबोट्स में फोटो टैक्सीज थी, जिसके जरिए वे अपनी रिचार्जिंग स्टेशन तक आसानी से पहुंच जाते थे। हालांकि पहले डिजिटली ऑपरेटेड और प्रोग्रामेबल रोबोट को 1954 में इन्वेंट किया जॉर्ज डेवल ने, जिसे नाम दिया गया था यूनिमेट। इसी ने मॉडर्न रोबोटिक्स इंडस्ट्री की नींव रखी। डेवल ने अपना पहला यूनिमेट जनरल मोटर्स को 1960 में बेच दिया, जिसे न्यू जर्सी के ट्रेंटन में 1961 में एक प्लांट में लगाया गया, जिसका काम था मेटल के गर्म टुकड़ों को डाई कास्टिंग मशीन से उठाकर स्टैक करना। इसके बाद पहले पैलेटाइजिंग रोबोट को 1963 में पूजी यूसोकी कोग्यो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। 1973 में 6 इलेक्ट्रोमैकेनिकली ड्रिवन एक्सेस वाले रोबोट का जर्मनी में कुका रोबोटिक्स ने पेटेंट कराया और प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मैनिपुलेशन आर्म को 1976 में विक्टर शैनमैन ने इन्वेंट किया और इसका डिजाइन बाद में यूनिमेशन को बेच दिया। दोस्तों, आज के टाइम में तमाम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रोबोट्स का बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये कोई भी काम चीपली और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ करते हैं।
यही नहीं, उन पर इंसान के मुकाबले इन कामों के लिए ज्यादा भरोसा भी किया जाता है। इनका इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए भी किया जाता है जो ज्यादा डर्टी, डेंजरस या डल होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्थ और स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्जरी, वेपनरी, लैबोरेटरी रिसर्च, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स के प्रोडक्शन में रोबोट्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर मशीनें कैसे इंसानों जैसा काम कर लेती हैं? इसका सीधा सा जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सब के बारे में जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भले ही बिना ड्राइवर वाली कार बना चुकी है, पर अब तक इसे पूरी तरह से सड़कों पर दौड़ाने में सफलता नहीं मिली है। इसी बीच अमेरिका से एक न्यूज आई है जिस पर भरोसा करें तो फ्यूचर में ट्रक ड्राइवरों की छुट्टी होने वाली है। खबर भले ही अक्टूबर 2022 में आई है, पर है थोड़ी पुरानी। मार्च 2022 में अमेरिका में एक सेल्फ ड्राइविंग 18 व्हीलर ट्रक का टेस्ट किया गया। उस ट्रक ने अमेरिका के डैलस से अटलांटा के बीच लगातार 5 दिनों तक माल ढोने में सक्सेस हासिल की है। इस दौरान इस ट्रक ने 10,138 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल किया। ट्रक ने कुल 4 राउंड लगाए और 8 कंटेनर माल की डिलीवरी भी की। ट्रक यानी एक मशीन बिना किसी ड्राइवर के रोड पर दौड़ती रही और उसके रास्ते में किसी तरह की बाधा नहीं आई, तो इसका पूरा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीनों में दिनों दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। तो अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। एआई का मतलब है इंसानी इंटेलिजेंस का ऐसी मशीनों में सिमुलेशन जो इंसानों की तरह सोचने और उनकी ही तरह हरकत करने के लिए प्रोग्राम की गई हो। यहाँ सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, 1940s और 50s की बात है। अलग अलग फील्ड जैसे मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक आर्टिफिशियल ब्रेन तैयार कर लिया जाए। अब इंसान कुछ सोचे और उस पर आगे ना बढ़े, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये इंसान की सोच ही तो है कि आज रोड पर बिना ड्राइवर वाला ट्रक दौड़ रहा है। तो अपनी सोच के सहारे इंसानों ने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को एक एकेडमिक डिसिप्लिन ही बना दिया। दरअसल न्यूरोलॉजी में रीसेंट रिसर्च से पता चलता है कि ब्रेन वास्तव में न्यूरॉन्स का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और नॉर्बर्ट वीनर की साइबरनेटिक्स ने डिस्क्राइब किया कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कंट्रोल और स्टेबिलिटी है। क्लाउड शैनन की इंफॉर्मेशन थ्योरी ने डिजिटल सिग्नल्स को डिस्क्राइब किया। फिर एलन ट्यूरिंग की थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ने शो किया कि कंप्यूटेशन यानी गणित के किसी भी फॉर्म को डिजिटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। इन सभी आइडियाज के बीच के गहरे रिश्ते से इस बात की उम्मीद जगी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करना संभव हो सकता है। इसी सीरीज में हुए वर्क के तौर पर डब्ल्यू ग्रे वॉल्टर के टर्टल्स और जॉन्स हॉपकिंस के बीस्ट जैसे रोबोट्स को एग्जाम्पल्स के तौर पर लिया जा सकता है। इन मशीनों या रोबोट्स में ना तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया था और ना ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या सिंबॉलिक रीजनिंग का। ये पूरी तरह से एनालॉग सर्किटरी से कंट्रोल की गई थी। फिर वॉल्टर पिट्स और वॉरेन मैककलक ने 1943 में आइडियलाइज्ड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स को एनालाइज किया और बताया कि वे संभवतः सिंपल लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इन्होंने ही पहली बार वो डिस्क्राइब किया जिसे बाद में रिसर्चर्स ने न्यूरल नेटवर्क का नाम दिया। पिट्स और मैककलक से इंस्पायर होकर एक स्टूडेंट 24 साल के मार्विन मिन्स्की ने 1951 में अपने डीन एडमंड्स के साथ मिलकर न्यूरल नेट मशीन स्नार्क बनाई। इसके बाद तो मिन्स्की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स और इनोवेटर्स में से एक बन गए। इससे पहले 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा पेपर पब्लिश किया जो इस फील्ड में लैंडमार्क बन गया। इसमें उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने के बारे में अंदाजा लगाया था जो सोचती हो। उन्होंने बताया कि थिंकिंग को डिफाइन करना डिफिकल्ट है और अपने फेमस ट्यूरिंग टेस्ट की खोज की। उनका कहना था कि अगर कोई मशीन भले ही टेलीप्रिंटर पर हो पर कॉन्वर्सेशन कर सकती है और ये इंसानों के कॉन्वर्सेशन से अलग ना हो, तो ये कहा जा सकता है कि मशीन सोच रही है। इस सोच ने ट्यूरिंग को इस तर्क के लिए कन्विंस कर लिया कि थिंकिंग मशीन यानी खुद सोचने वाली मशीन की संभावना तो है ही। ट्यूरिंग के टेस्ट को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में पहला सीरियस प्रपोजल माना जाता है। इसके बाद जब मिडिल 50s में डिजिटल कंप्यूटर्स तक इंसानों की पहुंच हुई, तो कुछ साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया जो मशीन नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकती है
वो सिंबल्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है और सिंबल्स का वही मैनिपुलेशन ह्यूमन थॉट का एसेंस हो सकता है। ये थिंकिंग मशीन्स बनाने की दिशा में एक नया अप्रोच था। 1955 में एलन न्यूएल और हर्बर्ट ए साइमन ने जेसी शॉ की हेल्प से लॉजिक थ्योरीज तैयार किया। इस प्रोग्राम ने रसल और व्हाइटहेड के प्रिंसिपिया मैथमेटिका के 52 थ्योरम्स में से 38 को प्रूव कर दिखाया। इसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है, पर असली सक्सेस मिली 1956 में, जब मार्विन मिन्स्की, जॉन मैकार्थी और 2 सीनियर साइंटिस्ट क्लॉड शैनन और नेथन रॉचेस्टर ने डार्टमथ वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया। इसमें हिस्सा लेने वालों में रे सोलमनॉफ, ऑलिवर सेल्फ्रिज, ट्रेंचार्ड मोर, आर्थर सैमुअल, एलन न्यूएल और हर्बर्ट ए साइमन जैसे नाम थे, जो एआई रिसर्च के पहले फेज में इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स क्रिएट कर चुके थे। इस कॉन्फ्रेंस में न्यूएल और साइमन ने पहली बार लॉजिक थ्योरिस्ट सबके सामने रखा, तो मैकार्थी ने सबसे कहा कि इस फील्ड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम स्वीकार किया जाना चाहिए। 1956 की डार्टमथ कॉन्फ्रेंस ही थी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना नाम मिला, मिशन मिला। डार्टमथ वर्कशॉप के सालों बाद डेवलप किए गए प्रोग्राम्स लोगों के लिए सिंपली एस्टॉनिशिंग थे, क्योंकि अब कंप्यूटर्स पर अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे थे, तो ज्योमेट्री के थ्योरम्स भी प्रूव हो रहे थे। साथ ही साथ मशीनें इंग्लिश बोलना सीख रही थी। एआई रिसर्च के दौरान इसमें सफलता तब मिली जब कंप्यूटर्स को नेचुरल लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आया। धीरे धीरे एआई रिसर्चर्स द्वारा तैयार किए गए एल्गोरिथम्स लार्जर सिस्टम्स का हिस्सा बनने लगे और एआई ने वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। इनके सॉल्यूशंस अब पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जैसे डेटा माइनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, लॉजिस्टिक्स, स्पीच रिकग्निशन, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मेडिकल डायग्नोसिस और गूगल की सर्च इंजन के लिए यूजफुल साबित हो रहे हैं। ये एआई की ही पावर है कि आप एक बार गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं तो उसी तरह के तमाम कंटेंट बार बार आपके सामने आने लगते हैं। मशीन आपकी सोच को पकड़ लेती है और उसी के हिसाब से कंटेंट आपके सामने परोसने लगती है। यही नहीं, अपनी गाड़ी में बैठकर आप मजे से हाईवे पर ड्राइव कर रहे होते हैं और अच्छा हाईवे मिलने पर क्रूज कंट्रोल या सेल्फ ड्राइव मोड में डालकर थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, तो ये भी एआई की ही देन है। फिर घर में बैठकर अमेज़न के अलेक्सा और एप्पल की सीरी को आप जितनी तरह के आदेश देते हैं और वो सब मानती भी हैं, तो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही चलते। दोस्तों, यहाँ आकर ये सवाल खड़ा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर वाली मशीनें या रोबोट जब इतने सारे काम कर ही लेते हैं और फ्यूचर में इनका रोल और भी बढ़ जाएगा, तो क्या लोगों की जॉब्स चली जाएंगी? आखिर ऐसे कौन कौन से काम हैं जो इनसे कराए जा रहे हैं और अब किस तरह की जॉब से लोगों को हाथ धोना पड़ रहा है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, इंसानों की जगह पर मशीनों से काम लेने के कई फायदे नजर आते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो किसी संस्थान को इंसान की जगह टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और रोबोट को लगाने का यही दिखता है कि इससे उनके पैसे की बचत होती है। कोई भी रोबोट बिना किसी पैसे या बेनिफिट्स के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम कर सकता है। इसके अलावा उसका काम तेज स्पीड से होता है और उसमें इंसानों के मुकाबले गलतियां भी कम होती हैं। कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी रोबोट से फायदा मिल सकता है, क्योंकि वे रेपिटेटिव, मोनोटोनस या रिस्की टास्क्स को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और इसके साथ ही ज्यादा एक्साइटिंग टास्क्स पर अपना फोकस कर सकते हैं। पर इसका जो दूसरा पहलू है वो बहुत प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक नहीं दिखता है। रोबोट्स और कंप्यूटर्स ने इंसानों की कई ऑक्यूपेशंस की जगह पूरी तरह से लेनी शुरू कर दी है, क्योंकि हाल के सालों में उनमें ऐसे एडवांसमेंट्स किए गए हैं कि कई कामों में वो इंसानों से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उनकी कैपेसिटीज भी ज्यादा होती हैं। इसके कारण कई जॉब्स भी खत्म होती जा रही हैं। आपने शायद ध्यान न दिया हो कि पहले आपके मोबाइल पर टेलीमार्केटर्स की जो कॉल आती थी उसमें कोई ना कोई इंसान आपसे बात करता था। वो लड़का भी हो सकता था और लड़की भी। पर अब टेलीमार्केटर्स की जितनी भी कॉल आती हैं उनमें से ज्यादातर ऑटोमेटेड होती हैं। कंपनीज को भी आसान लगता है कि इंटीग्रेटेड वॉइस रिकग्निशन और स्पीच सिंथेसिस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर दिया जाए और काम खत्म। आप खुद किसी कंपनी के टोल फ्री हेल्पलाइन पर फोन करते हैं तो भी ज्यादातर कोशिश यही होती है कि आपकी प्रॉब्लम इंटीग्रेटेड वॉइस के जरिए ही हल कर दी जाए। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बार बार कमांड देते देते लोग थक जाते हैं और खींच उठते हैं। एक और बात हो सकती है कि आपने गौर न किया हो,
वो ये कि धीरे धीरे बड़े होटल अब रिसेप्शनिस्ट को हटाते जा रहे हैं और ऑटो चेक इन्स को बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे इंडिया में इसका चलन अभी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, पर वो टाइम दूर नहीं है जब एक एक कर छोटे बड़े सभी होटलों में रिसेप्शनिस्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी। कुछ होटल्स ने तो रूम सर्विस वर्कर्स को भी रोबोट से रिप्लेस करने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है और रेस्टोरेंट में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कई जगह ट्रेन की बोगियों में रख कर खाना सप्लाई किया जाता है। फास्ट फूड आउटलेट्स में आने वाले कस्टमर्स अपना ऑर्डर करने के लिए कम्युनिकेशन डिस्प्लेस या टैबलेट्स का सहारा लेने लगे हैं। इससे यहाँ भी लोगों की जरूरत कम होती जा रही है। एक जॉब अगर आपको याद आ रही हो तो किसी टाइम में बड़े ऑफिसों में स्विच बोर्ड ऑपरेटर हुआ करते थे। टेलीफोन एक्सचेंज में तो स्विच बोर्ड ऑपरेटर होते ही होते थे। दरअसल पहले फोन कॉल करने के लिए ये जरूरी होता था कि जब आप कोई नंबर डायल करते थे तो दूसरी ओर कोई ऑपरेटर मौजूद होता था और वो फिजिकली प्लग को दूसरे जैक्स में डालता था, जिससे आपकी कॉल उस पर्सन को डायरेक्ट हो जाती थी जिससे आपको बात करनी होती थी। इसके लिए आपको ध्यान दिला दें कि ट्रंक कॉल बुक करने पर टेलीफोन एक्सचेंज में ये काम स्विच बोर्ड ऑपरेटर करते थे। तो बड़े ऑफिसों में अपनी पसंद के व्यक्ति से बात करने के लिए आपको उसका एक्सटेंशन नंबर याद रखना पड़ता था। लंबा टाइम हो गया है जब ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत ही मशीन ने खत्म कर दी। आज के टाइम में कंप्यूटर के पास इतनी पोटेंशियल है कि वो सभी तरह की स्विचिंग को हैंडल कर लेता है। इससे साफ पता चलता है कि कंप्यूटर्स और रोबोट्स इंसानों की जगह लेते जा रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट घटता ही जा रहा है। इसके कई और एग्जाम्पल हैं। असेंबली लाइन और फैक्ट्री वर्कर्स की जगह पर भी अब कंप्यूटर और रोबोट्स तैनात किए जा रहे हैं और ये कोई आज से नहीं है। लेट 1950s से ही कंप्यूटर कंट्रोल असेंबली और इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो कार्स और दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तरह तरह की लाखों चीजें अब आसानी से और सस्ते में बनाने के लिए ज्यादातर मेजर इंडस्ट्रियल जॉब्स आज रोबोट्स पर डिपेंड हैं। हद तो ये है कि कई रोबोट्स जैसे कि रीथिंक रोबोटिक्स पैक्स्टर और सॉयर को कंट्रोल करने के लिए किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन की भी जरूरत नहीं होती है कि वो इन्हें उन कामों के लिए प्रोग्राम करें जो इन्हें असाइन किए गए हैं। इन्हें तो कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। इसको देखते हुए अब और भी ज्यादा फर्म्स ऐसे रोबोट्स को अपनी टीम में शामिल कर दी जाएंगी, जिससे उनके ऑपरेशन स्मार्टर तो होंगे ही, एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे। कैशियर्स की भी जॉब एक ऐसी ही जॉब है जिस पर अब मशीन ने कब्जा कर लिया है। मॉडर्न टाइम में आप किसी भी सुपरमार्केट स्टोर में जाएं, खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। ये अलग बात है कि वहां लगे सभी कंप्यूटर्स में एक अकेले व्यक्ति की नजर रहती है, जबकि पहले उसी जगह पर कई लोगों की जरूरत होती थी। ऐसे ही बैंकों में काम करने वाले टेलर्स और क्लर्क्स के साथ भी हो रहा है। पहले बैंकों में इन पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत होती थी। आज के टाइम में एटीएम ने बड़ी संख्या में ऐसे ह्यूमन बैंक टेलर्स को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर एटीएम में किसी भी टाइम पर पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा होती है। अगर ज्यादातर लोग बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसीज यूज करने लगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने सेलफोन्स के जरिए करने लगे, तो बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों की संख्या में और भी कमी आएगी। ऐसा भी नहीं है कि सिलसिला यहीं खत्म हो गया हो, और भी ऐसी जॉब्स हैं जिन पर आफत आ रही है। इसके कारण धड़ाधड़ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसी और किन जॉब्स पर मशीनें कब्जा कर रही हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, मशीनी के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि शायद ही कोई फील्ड बची हो जहां इनके कारण जॉब्स जा नहीं रही हों। यहाँ तक कि बहुत सी फार्मेसी से ह्यूमन फार्मासिस्ट की जगह तक रोबोट्स ले रहे हैं, जो अपने क्लाइंट्स के प्रिस्क्रिप्शंस को सॉर्ट और मैनेज कर सकते हैं। ये रोबोट्स एक्सीडेंट्स रोकते हैं और अपनी रोबोटिक आर्म्स के कारण इन्हें अपने ह्यूमन काउंटरपार्ट्स के मुकाबले बहुत कम जगह की जरूरत होती है। पैकिंग, स्टॉक रूम और वेयरहाउस के कामकाज पर भी अब रोबोट्स का कब्जा होता जा रहा है। पैकिंग और कैरिंग आइटम्स अब इन्हीं के जरिए इधर उधर किए जाते हैं और ये रोबोट्स कंप्यूटर सिस्टम्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब अमेज़न के रोबोट्स को ही ले लीजिए। ये सभी प्रोडक्ट स्टाफ को ट्रांसफर करते हैं, जो पैकेज कर उन्हें कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब अमेज़न के एम्प्लॉइज प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स को शिप करते हैं, तो भी ये रोबोट्स अमेज़न और उसके एम्प्लॉइज को असिस्ट करते हैं, जिससे प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले तेजी से शिप किया जा सके। यही कारण है कि पहले ये काम करने वाले वर्कर्स की जॉब अब जा रही है। इससे भी एक कदम आगे ये कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट, लोड, अनलोड और दूसरे कामों के लिए अब सेल्फ ड्राइविंग फोर्कलिफ्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी लोगों की जॉब पर काफी असर पड़ा है।
इसके अलावा अब तो रिटेल सर्विसेज में भी कंप्यूटर्स और रोबोट्स का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेल्स हैंडल करने वालों की जगह पर ऑटोमेटेड सर्विसेज दी जाती हैं। बहुत सी शॉप्स में सेल्फ ऑर्डरिंग और पेमेंट ऑल्टरनेटिव्स का ही इस्तेमाल होता है। इसलिए ज्यादातर रिटेल पोजीशंस को रोबोट से रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि ये क्लाइंट ट्रेंड्स को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। एआई मशीन्स में एक और खूबी होती है कि इनकी एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस से दूसरे प्रोडक्ट्स भी रिवील होते हैं, जिसमें क्लाइंट्स फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिस्ट और रिसर्चर्स का काम भी अब रोबोट्स के हवाले किया जा रहा है। लॉ कंपनीज में ई डिस्कवरी लॉयर्स और रिसर्च रोबोट्स का इस्तेमाल तो शुरू भी हो चुका है और इनसे पैरालीगल्स और दूसरे वर्कर्स को रिप्लेस किया जा रहा है। कीबोर्ड्स की बेसिस पर ये रोबोट्स मिलियंस पेजेस को स्कैन कर पर्टिनेंट फैक्ट्स, ईमेल एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स और दूसरी इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने के लिए तैयार किए गए कंप्यूटर सिस्टम्स बहुत से फाइनेंशियल एनालिस्ट को रिप्लेस करते जा रहे हैं। इन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर इन्वेस्टमेंट और रिस्क आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। कुरियर सर्विसेज में भी मशीनों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। एआई के कारण डिलीवरी इंडस्ट्री में बहुत से सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रोसीजर्स अब इसके इस्तेमाल से ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। कुरियर्स के रूप में ड्रोन्स और रोबोट्स ने लोगों को डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया है। रोबोटिक ऑटोमेशन का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पोस्टल वर्कर्स की जॉब पर भी मशीनें डाका डाल रही हैं। ऑटोमेटिक सॉर्टिंग डिवाइसेस आसानी से पढ़कर तेजी से मेल को अलग कर सकती हैं। ये चीपर तो होती ही है, पूरे के पूरे दिन बिना ब्रेक काम करती रहती हैं। इसीलिए ऐसे पोस्टल वर्कर्स की जॉब खत्म होती जा रही है जिनका काम ही होता था मेल को सॉर्ट करना। इसी तरह से ऑफिसेज में टाइपिस्ट और सेक्रेटरीज का काम होता है लेटर्स और दूसरे पेपर्स टाइप करना, पर कंप्यूटर्स आने के बाद सब कुछ इसी पर होने लगा। आज के मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर्स ने कई ऐसे प्रोफेशंस को खत्म करने की चुनौती दे दी है, क्योंकि वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स के कारण अब यूजर्स खुद ही बोलकर लिख सकते हैं। वो दिन याद कीजिए जब कहीं आने जाने के लिए आपको ट्रेन, बस और फ्लाइट का टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। कई बार तो घंटों लाइन में खड़े खड़े ही बीत जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। चंद सेकंड्स में आपके टिकट बुक हो जाते हैं। इसीलिए बुकिंग विंडोज की संख्या घटने के साथ ही बुकिंग क्लर्क की जॉब भी घटती जा रही है। यही नहीं, जब आप खुद बुकिंग विंडो से टिकट नहीं ले पाते तो ट्रैवल एजेंट्स का सहारा लेते थे। इंटरनेट का विस्तार होने से पहले बहुत से लोग ट्रैवल एजेंट्स के रूप में काम करते थे, जो कंज्यूमर्स को उनकी यात्रा के लिए बढ़िया से बढ़िया फेयर पर टिकट दिलाते थे। पर इंटरनेट, कंप्यूटर्स और मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही अब सारे टिकट आप खुद ही बुक करा लेते हैं और ट्रैवल एजेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और तो और अब तो शेफ्स और कुक्स की जगह भी मशीनें ले रही हैं। दुकानों से हम आप जो पैकेज फूड खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर तो रोबोट्स ही तैयार करते हैं, जिसके कारण इन फूड्स को तैयार करने वालों की जॉब जा रही है। कुछ कंपनीज जैसे मोली रोबोटिक्स तो रोबोटिक आर्म्स पर काम कर रही हैं, जो आपके किचन में पर्सनल शेफ के रूप में काम करेंगे। इन रोबोट्स में ऐसी एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश हो रही है कि ये आपकी रेसिपीज के हिसाब से खाना पका सके या फिर किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह काम कर सके। बहुत से लोगों को शायद इस बात की जानकारी ही नहीं होगी कि जब बॉलिंग बॉल से पिन्स नीचे आती हैं तो उन्हें रोबोट्स भले ही आज रीसेट करते हैं, पर पहले इसके लिए लोगों की तैनाती होती थी। एक व्यक्ति पिन्स के पास बैठा रहता था और हर बॉलिंग सेशन के बाद पिन्स की क्लेंजिंग और रीसेटिंग का ध्यान रखता था। ऐसे ही फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट का भी मामला है। पहले सिनेमा थिएटर्स में मूवी शो करने के लिए प्रोजेक्टर चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत होती थी। आज के टाइम में ये प्रोसेस पूरी तरह से बदल गया है। अब प्रोजेक्टर या तो ऑटोमेटिकली काम करते हैं या फिर थिएटर का ही दूसरा कोई स्टाफ थोड़ी सी सेटिंग कर देता है और फिल्म चलती रहती है। दोस्तों, मशीनों के कारण जिस तरह से लोगों की जॉब्स जा रही हैं, ये तो उसके कुछ एग्जाम्पल ही हैं। आगे और भी ऐसे कारनामे होने वाले हैं जिससे कई और फील्ड में भी लोगों की जॉब्स जा सकती हैं, यानी और भी लोगों के बेरोजगार होने के खतरे बरकरार हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, अब तो बस ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स पर भी काम छिनने का खतरा मंडरा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा में हमने आपको बताया था कि मार्च 2022 में अमेरिका में एक सेल्फ ड्राइविंग 18 व्हीलर ट्रक का टेस्ट किया जा चुका है। ये ट्रक सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप कोडियाक रोबोटिक्स और ट्रक कंपनी यूएस एक्सप्रेस ने मिलकर बनाया है। 5 दिनों की ट्रायल में ही इसने दिखा दिया है
कि सेल्फ ड्राइविंग की एफिशिएंसी क्या है। आज के टाइम में ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर होता है जिसे बीच बीच में रुककर आराम करना पड़ता है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रक ने जो माल 5 दिन में डिलीवर किया, उसे डिलीवर करने में ऐसे मैनुअल ट्रकों को 10 दिनों से ज्यादा का टाइम लगता है। पर नई टेक्नोलॉजी आने से ट्रकों की कंपनियां फायदा उठाना चाहती हैं। वैसे भी सेल्फ ड्राइविंग ट्रकों की जरूरत तब और बढ़ जाती है जब ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी तरह की रुकावट आती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रक ऐसी रुकावटों को खत्म कर सकते हैं। वैसे अभी बड़े पैमाने पर हर ओर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक चला पाना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी ही अभी सभी जगह नहीं है। फिर भी इन्हें उन हाईवे पर तैनात करने की कोशिश हो रही है जहां सड़कों पर कोई रुकावट ना हो, यानी रोड्स एकदम फिट रखनी होंगी। सेल्फ ड्राइविंग ट्रक के साथ सबसे बड़ा खतरा यही होगा कि इसमें कोई भी इंसान नहीं होगा, यानी सीधे सीधे इंसान की जॉब पर खतरा। इसको लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सवाल उठ भी चुका है कि क्या सेल्फ ड्राइविंग ट्रक का रोड पर आना उतना आसान होगा, क्योंकि कुछ ड्राइवरों को डर है कि अगर वे हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाते हैं तो शहरों के अंदर ट्रक चलाकर उनकी काम भर की कमाई ही नहीं होगी। यही हाल सेल्फ ड्राइविंग कार्स का भी है, क्योंकि दिनों दिन इसमें जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे ये रियलिटी के और भी करीब आती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस और सर्विसेज इनका एडवांटेज लेना चाहती हैं, और इसमें सबसे अहम नाम सामने आता है उबर की ड्राइवरलेस टेस्ट कार्स और टेस्ला की असिस्टेड ड्राइविंग कार्स के। अगर इस तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स और सेल्फ ड्राइविंग ट्रकों का कारवां आगे बढ़ता गया तो लाखों बस ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स का रोजगार छिनना तय है। यही नहीं, कई कंपनियां माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए सेल्फ ड्राइविंग टनलिंग, ड्रिलिंग, डोजिंग और हॉलिंग सॉल्यूशंस डेवलप कर रही हैं, जिसके कारण इन कामों में लगे लोगों की जॉब्स भी जा सकती हैं। फिर ऑटोनोमस या सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स और लॉन मोवर्स तो अभी से अवेलेबल हैं, जो सारा काम खुद ही कर देते हैं। दोस्तों, ये तो होगी सड़क पर व्हीकल दौड़ाने वालों की बात। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ाने के लिए भी अपने देश में रेलवे इंजन में 2 ड्राइवर और पीछे एक गार्ड जरूर होते हैं, पर इनमें से गार्डों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए ऐसी मालगाड़ियां चलानी शुरू कर दी हैं जिनमें पीछे गार्ड नहीं होते हैं और सारा काम मशीनों और सेंसर के भरोसे होता है। पिछले साल ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में बने जूही यार्ड से टुंडला के लिए ऐसी एक गुड्स ट्रेन रवाना की गई थी, जिसमें गार्ड की जगह एक डिवाइस एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री लगाई गई थी। ये डिवाइस गार्ड के द्वारा ड्राइवर को दी जाने वाली सभी तकनीकी जानकारी खुद ही ट्रेन के ड्राइवर और रेलवे कंट्रोल रूम को दे रही थी। कानपुर से चलने के बाद ये गुड्स ट्रेन अपने टाइम पर टुंडला पहुंच भी गई थी। इस डिवाइस यानी EOTT को बनारस रेल कारखाने और RDSO लखनऊ ने तैयार किया था। इसमें 2 हिस्से होते हैं, जिनमें एक हिस्से को कैब यूनिट कहते हैं और इसे ट्रेन के इंजन के अंदर लोको पायलट के पास, और दूसरे हिस्से यानी रियर यूनिट को ट्रेन के आखिरी कोच में लगाया जाता है। ये दोनों यूनिट रेडियो वायरलेस टेक्निक से लिंक रहती हैं और गार्ड के रूप में ड्राइवर को सारी इंफॉर्मेशन देती रहती हैं। रोड और रेलवे ट्रैक ही नहीं, हम सबको मिनटों में एक सिटी से दूसरी सिटी और घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंचाने वाले पायलट्स की जॉब भी सेफ नहीं रह गई है। प्लेन में ऑटो पायलट मोड तो पहले से ही है, पर यह पायलट्स की हेल्प के लिए है। पर अब ऑटोनॉमस ड्रोन्स का जमाना आ रहा है। यूएस मिलिट्री की ओर से बिना किसी इंसानी पार्टिसिपेशन के सर्वेलेंस और स्ट्राइक के लिए इन ऑटोनॉमस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने ही देश को देख लीजिए, ड्रोन्स का इस्तेमाल सामान की डिलीवरी के लिए किया जाने लगा है। कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए भी IIT कानपुर के ड्रोन का इस्तेमाल हो चुका है। जैसे जैसे ड्रोन ज्यादा एडवांस्ड और केपेबल होते जाएं, उनका इस्तेमाल कई तरह के और कामों में बढ़ता जाएगा। कार्गो प्लेन्स में पायलट्स की जगह मशीनें ले लेंगी। फेडेक्स, UPS और दूसरी कई और कंपनीज इसके लिए काम कर रही हैं। कंपनीज ऐसे रास्ते तलाश रही हैं जिससे वे अपनी पायलट फ्लीट्स की जगह पर कंप्यूटर एडेड पायलट्स को तैनात कर सके। यहाँ जरूरत पड़ने पर रिमोटली कुछ इंसानी पायलट्स को जरूर काम मिल सकता है। दोस्तों, डेटा एंट्री वर्क पर भी आफत आती दिख रही है। वो दिन दूर नहीं है जब कंपनीज में और यहाँ तक कि घर पर भी मैनुअल इंडिविजुअल डेटा एंट्री वर्क को पूरी तरह से बेकार समझा जाने लगेगा। सभी तरह की ट्रेडिशनल डेटा एंट्री वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शायद रोबोट्स ही निभाएंगे और सालों से मेहनत कर इस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करने वाले लोगों के लिए वेल पेइंग पोजीशंस पाना मुश्किल हो जाएगा। अब जब बिना रुके बिना थके रोबोट्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और दूसरे टूल्स ही किसी भी तरह की डेटा एंट्री जॉब्स करने लगेंगे,
तो वास्तव में इंसान की डिमांड ही क्यों होगी? इससे भी एक कदम आगे बढ़कर जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स तक पर खतरा मंडरा रहा है। कंप्यूटर असिस्टेड राइटिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सॉफ्टवेयर वाले रोबोट्स का इस्तेमाल तो कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और वेबसाइट्स के लिए शुरू भी किया जा चुका है। अब आप इंटरनेट पर ऐसी खबरें या स्टोरीज पढ़ रहे होंगे जिन्हें इंसान के बजाय मशीनों ने लिखा होगा। यही नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर फ्यूचर में और भी जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स की जॉब्स खाते जाएंगे, क्योंकि टाइम के साथ इन्हें और एडवांस कर स्मार्ट बनाया ही जाएगा। वैसे तो अभी प्रूफ रीडिंग का ज्यादातर काम इंसानों के हाथ में है और प्रूफ रीडिंग के मुकाबले एडिटिंग को ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है, क्योंकि इसके लिए टोन, अंडरस्टैंडिंग और दूसरे क्राइटेरिया की जरूरत होती है। इसलिए प्रूफ रीडिंग को इजियर टास्क माना जाता है। अब स्थिति यह है कि कई एप्लीकेशंस काफी तेजी से ग्रामर फ्लॉज, फ्रेज कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज के साथ ही साथ दूसरी मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोफेशनल्स के बीच ग्रामरली को इस तरह के कामों के अब तक सबसे ज्यादा पहचान मिली है। इसलिए प्रूफ रीडिंग का काम भी इंसानों से छिनने ही वाला है, क्योंकि आदमी लिखता जाएगा और मशीन उसमें करेक्शन करती जाएगी, तो फिर प्रूफ रीडिंग की जरूरत ही क्या रह जाएगी। हाई स्किल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की हेल्प के लिए भी अब रोबोट्स तैनात किए गए हैं। कुछ केसेस में तो रोबोट्स अब रूटीन सर्जरीज और दूसरी ड्यूटीज में भी इंसानों की जगह ले रहे हैं। ऐसी खबरें आए दिन न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया और टेलीविजन पर देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती ही रहती हैं कि किसी डॉक्टर की जगह रोबोट ने कोई सर्जरी की। जी हाँ, रोबोट सर्जन्स पूरी दुनिया में वाइटल सर्जरीज कर रहे हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब ऐसे रोबोट डॉक्टर पूरी तरह से सर्जरी से इंसानों को निकाल फेंकेंगे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पेशेंट्स को इंसानी डॉक्टर्स के मुकाबले रोबोटिक डॉक्टर्स ज्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स मुहैया कराएंगे। फिर ऐसी सर्जरी में इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा, क्योंकि ज्यादा सैनिटरी प्रोसेसेस का इस्तेमाल होगा और इंसानी गलतियों की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। जनरल मेडिसिन में भी IBM के कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नाम है वॉटसन। इस वॉटसन को अब फिजिशियंस के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये मेडिकल डेटा और हिस्ट्री की असेसिंग और डायग्नोसिंग आसानी से कर लेता है। वॉटसन मेडिकल रिसर्च में भी हेल्पफुल साबित हो रहा है, इसलिए ऐसे कामों में लगे लोगों का एम्प्लॉयमेंट खतरे में है। दोस्तों, खतरे में सिर्फ इतनी ही जॉब है ऐसा भी नहीं है। कई और फील्ड हैं जिनमें मशीनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और इंसानों की बेरोजगारी बढ़ने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू FM। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में इंसानों के मुकाबले मशीनों को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में कामकाज में तरजीह दी जाएगी। ऐसे ही फील्ड्स में शामिल है मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल वर्क। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि ऐसे मोस्ट कॉमन सेक्टर हैं जिनमें लोगों को इस बात का डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी जगह ले लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस बात की पोटेंशियल है कि वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट को हैंडल कर सके, क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर कमोडिटीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं। इसके साथ ही साथ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रोबोट्स और साइंटिस्ट में इस बात की ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो और भी सेफर एनवायरनमेंट बना सके। यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज में भी इनके लिए काफी गुंजाइश है। ऐसे में वो टाइम दूर नहीं है जब लैबोरेटरीज में रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट अपनी लाइफ को खतरे में ना डालते हुए इन रोबोट्स के जरिए ही काम कराएंगे। जब आप शाम को किसी होटल, रेस्टोरेंट, पब या बार में सुकून का कुछ टाइम बिताने जाते हैं तो बारटेंडर्स आपका वेलकम करते हैं। आज के टाइम में कंपनीज ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने के साथ ही इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई हैं जिससे अल्कोहलिक या कैफिनेटेड बेवरेजेस को सर्व करने वाले बारटेंडर्स को रिप्लेस किया जा सके। इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए रोबोट्स कई जगह पर बरिस्टास को रिप्लेस भी कर रहे हैं और उन्हें इस लायक भी बनाया जा रहा है कि वो नए कॉकटेल्स बना सके। दोस्तों, जब सारी फील्ड्स में मशीनों का दबदबा बढ़ता जा रहा है तो स्टॉक मार्केट कैसे इससे अछूता रह सकता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडर की बहुत सी पोजीशंस अब कंप्यूटर से डिस्प्लेस की जा रही हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट अब सीधे कंप्यूटर से जुड़ी हुई है और ये मशीनें इंटरनेट के जरिए इक्विटीज को खरीद और बेच सकती हैं। पहले सभी तरह की स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक फ्लो ट्रेडर्स के जरिए ही की जाती थी, पर मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर्स ही ज्यादातर ट्रेडिंग को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, किसी देश और लोगों की सेफ्टी बनाए रखने में सोल्जर्स और गार्ड्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, पर मॉडर्न टाइम में मिलिटरीज में ऑटोनॉमस और रिमोटली पायलटेड ड्रोन्स का चलन तो बढ़ा ही है। कई मिलिटरीज अब ऐसे रोबोट्स को डेवलप करने में लगी हैं जो बैटलफील्ड में भी इंसानी सोल्जर्स को रिप्लेस कर सके। इसके अलावा इन रोबोट्स का इस्तेमाल इंसानी शोल्डर्स की ही तरह
एनिमीज को डिटेक्ट करने और उस पर अटैक करने में किया जा सके। किसी एरिया की पेट्रोलिंग में इनके इस्तेमाल और सोल्जर्स के साथ हैवी इक्विपमेंट उठाने में इनकी हेल्प के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। दूसरी ओर कई देशों में मिलिट्री और पुलिस अब बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स का इस्तेमाल करने भी लगी हैं। ये इंस्पेक्ट करते हैं और अगर एक्सप्लोसिव्स मिलता है तो उसे एलिमिनेट भी कर देते हैं और इंसानों पर कोई खतरा नहीं आता है। वैसे ऐसे रोबोट्स लोगों की हेल्प के एग्जाम्पल हैं और इन्हें कंट्रोल करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए ये लोगों के लिए खतरा नहीं माने जा सकते हैं। रात में पेट्रोल और मॉनिटर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रोबोट्स को कई फर्म्स ने डेवलप भी कर लिया है, जैसे कि नाइट स्कोप रोबोट्स जिस रीजन में पेट्रोलिंग कर रहा होता है वहां के छोटे से छोटे खतरे को भी दिन रात किसी भी टाइम सुन सकता है और देख सकता है। ऐसी रोबोट्स कोई खतरा डिटेक्ट करते ही तुरंत लोगों को सूचना दे देते हैं और खतरे से निपटा जा सकता है। वैसे जब सभी फील्ड्स में मशीनें ही राज करने लगी हैं तो भला किसानों को कैसे छोड़ सकती हैं? फार्मबॉट एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो आपकी पसंद की फसल को प्लान कर सकता है, इसकी इफेक्टिवली सिंचाई कर सकता है और यही नहीं, अगर वीड्स उगाते हैं तो उन्हें भी इरेडिकेट कर देता है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि आपका गार्डन किस तरह से ऑटोमेटेड होता जा रहा है। खेतों की जुताई में ट्रैक्टर का इस्तेमाल तो बहुत पुरानी बात है। अब फसलों की कटाई, निराई, गुड़ाई सब कुछ करने के लिए मशीनें आ गई हैं और इनका जमकर इस्तेमाल भी होने लगा है। ऐसे में खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के सामने धीरे धीरे बेरोजगारी का खतरा तो पनपेगा ही। दोस्तों, एक और जहां मशीनों के कारण तमाम फील्ड्स में लोगों की जॉब पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें केवल इंसान ही कर सकते हैं, इसलिए इनसे जुड़े लोगों के बेरोजगार होने का कोई खतरा नहीं है। इन्हीं में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। किसी भी संस्थान के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को हमेशा इंसान की जरूरत पड़ेगी जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके, क्योंकि इंसानों में ही नॉन कॉग्निटिव और कॉग्निटिव दोनों तरह की एबिलिटीज हैं। इसलिए टास्क को फिलहाल तो मैकेनाइज किए जाने की कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। अब तक के रोबोट्स में ऐसी कोई पोटेंशियल नहीं है जो इंसानी इमोशंस में होती है। फिर राइटर्स का काम भी ऐसा ही है जो कोई मशीन नहीं कर सकती। मशीन तो वही करेगी जिसके लिए उसे बनाया जाएगा। राइटर्स हमेशा फ्रेश रिटन मटेरियल तो देते ही हैं, नए कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। उनके लिटरेचर का हर हिस्सा यूनिक होता है। ऐसे में ओरिजिनलिटी और सेंसिटिविटी ऐसे दो एट्रीब्यूट्स हैं, शायद एआई कभी भी इसे मैच नहीं कर पाएगा। ऐसे ही लॉयर्स का काम भी है जो ये जानते हैं कि उसे अपने क्लाइंट के फेवर में किस तरह से रूल्स को मैनिपुलेट करना है। कोई रोबोट ऐसा नहीं कर सकता है और हो सकता है कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो अपने क्लाइंट के ही खिलाफ चला जाए, क्योंकि उसे या तो सही पता होगा या गलत। हालांकि रोबोट्स का इस्तेमाल एविडेंस प्रोसेसिंग में किया जा सकता है। इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव्स को कभी किसी मशीन से रिप्लेस करने की कोई संभावना नहीं दिखती है। चीफ एग्जीक्यूटिव्स बहुत से ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें एम्प्लॉयज के बड़े बड़े ग्रुप को इंस्पायर और इनकरेज करना होता है। इसके लिए खास तरह की लीडरशिप एबिलिटीज की जरूरत होती है और फिलहाल तो ऐसा कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं है जिसकी ट्रेनिंग रोबोट्स को दी जा सके, और ना ही कोई ऐसा वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला है जिससे बेस्ट लीडर बना सके। इसलिए रोबोट ऐसी स्थिति में कभी नहीं होगा कि वो इस जॉब को रिप्लेस कर सके। ऐसे ही साइंटिस्ट का भी मामला है। केवल लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने वाले इंसान से कहीं बढ़कर साइंटिस्ट का रोल होता है। कोई भी मशीन रिसर्चिंग में लगने वाले इनफाइनाइट आवर्स का ना तो मुकाबला कर सकती है और ना इनोवेट करने के लिए रिमार्केबल कैपेसिटी ही उसमें हो सकती है। ये और बात है कि साइंटिस्ट जरूर रोबोट्स को डेटा एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वे ना तो इवॉल्व कर सकते हैं और ना ही ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। इसी तरह से क्लर्गीमैन, साइकियाट्रिस्ट, इवेंट प्लानर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स पर भी फिलहाल मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है। इसके बावजूद इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे दिग्गजों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस बताया है और गूगल रिसर्च पेपर ने इसे पब्लिश भी किया है। सवाल यही है कि आखिर इन हस्तियों ने ऐसी बात क्यों कही है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, आज के टाइम में रोबोट्स लगातार चेंज हो रहे हैं, कुछ नया लर्न कर रहे हैं और अपनी सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर रहे हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तमाम तरह के ऑक्यूपेशंस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ने ही लगा है। पर इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टीफन हॉकिंग, इलॉन मस्क और गूगल रिसर्च पेपर में
पूरी इंसानियत के लिए खतरा बताया जा चुका है। जी हाँ, गूगल की ओर से पब्लिश रिसर्च पेपर में कहा गया है कि इस बात की बहुत ज्यादा आशंका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस्ड फॉर्म्स धरती से पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देंगे। अपने टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट लेट स्टीफन हॉकिंग वो सबसे मेजर वॉइस थे जिन्होंने इस बात पर डिबेट शुरू की थी कि किस तरह से ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा हो सकता है। हॉकिंग ने अपने फियर्स को कभी सीक्रेट नहीं रखा कि एक दिन थिंकिंग मशीन सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगी। वो तो फ्यूचर डेवलपमेंट्स को लेकर यहाँ तक प्रिडिक्ट कर चुके थे कि एआई एक दिन ह्यूमन रेस के खात्मे का कारण बन जाएगा। उनका सबसे डीप कंसर्न हमेशा सुपर ह्यूमन एआई को लेकर था। वो ये मानते थे कि एक ऐसा पॉइंट है जब एआई सिस्टम्स न केवल इंटेलिजेंस प्रोसेसेस में इंसान को रेप्लिकेट कर लेगा बल्कि बिना हमारे सपोर्ट के ही खुद को एक्सपैंड भी करने में सक्षम होंगे। हॉकिंग ने एआई के एक्सट्रीम फॉर्म को लेकर साफ चेतावनी दी थी कि थिंकिंग मशीन्स न केवल खुद की जिम्मेदारी उठा लेंगी बल्कि खुद को मॉडिफाई करने में भी सक्षम होंगी। इसके अलावा ज्यादा केपेबल सिस्टम्स को इंडिपेंडेंटली डिजाइन और बिल्ड कर लेंगी। ऐसे में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से जुड़े ह्यूमंस को ट्रेजिकली हार का सामना करना पड़ेगा। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने वाले स्टीफन हॉकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को लेकर हमेशा चिंतित रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि धरती बहुत छोटी होती जा रही है और ह्यूमैनिटी खुद का विनाश करने को बाध्य है क्योंकि इस ग्रह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारी जगह लेती जा रही है। 2016 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेंटर के उद्घाटन पर हॉकिंग ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी की या तो सबसे अच्छी या सबसे खराब आविष्कार साबित हो सकती है। भले ही सुपर ह्यूमन टेक्नोलॉजी दूर की कौड़ी लगे, पर आज भी एआई के कई टेरेबल यूजर्स तो हमारे सामने ही हैं। स्कॉलर्स और कमेंटेटर्स को इस बात की चिंता सताती रहती है कि सेल्फ फ्लाइंग ड्रोन्स फ्यूचर में लीथल ऑटोनोमस रोबोट्स के प्रीकर्सर्स हो सकते हैं। आज के अर्ली स्टेज पर ही एआई ने कई दूसरी एथिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर दी हैं। एआई सिस्टम ज्यादातर ऐसे ओपेक एल्गोरिदम्स पर बेस्ड होते हैं और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनके बारे में खुद इन सिस्टम्स के डिजाइनर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अंडरलाइंग मैथमेटिकल मॉडल्स बायस्ड हो सकते हैं और कंप्यूटेशनल एरर्स भी सामने आ सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग की चिंता से टेस्ला और स्पेसएक्स के बॉस इलॉन मस्क भी कहीं न कहीं सहमत होते दिखते हैं। इलॉन मस्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को लेकर वार्निंग्स दे चुके हैं। इस बिलियनर टेक एंटरप्रेन्योर का कहना है कि एआई तो न्यूक्लियर वॉरहेड से भी ज्यादा डेंजरस है। इसके साथ ही इन्होंने टेक्सास के ऑस्टिन में हुई एक टेक कॉन्फ्रेंस में मांग रखी थी कि सुपर इंटेलिजेंस की फील्ड में हो रहे डेवलपमेंट पर नजर रखने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इलॉन मस्क ने ऐसी कोई बात कही है। खुद अपनी कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले मस्क ने ये भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नॉर्थ कोरिया से भी डेंजरस है। मस्क का कहना है कि जो सबसे बड़ा इशू वो देखते हैं वो ये कि खुद को एआई का सबसे बड़ा एक्सपर्ट समझने वाले लोग ये सोचते हैं कि जितना वो कर रहे हैं वो उससे ज्यादा जानते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि वो उससे ज्यादा स्मार्ट हैं जितना वे एक्चुअली हैं। ऐसा लोग खुद को अपनी इंटेलिजेंस से डिफाइन करते हैं और उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि कोई मशीन उनसे भी ज्यादा स्मार्ट हो सकती है। मशीन इंटेलिजेंस और इसके डेवलपमेंट्स के बारे में अपनी नॉलेज के बल पर मस्क का मानना है कि चिंता करने की जरूरत है। उनका कहना है कि मैं जानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे कहीं ज्यादा केपेबल है जितना कोई भी इंसान इसे जानने का दावा कर सकता है। यही नहीं, इसके इम्प्रूवमेंट की रेट तो एक्सपोनेंशियल है। मस्क इस बात पर चिंता भी जताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहे डेवलपमेंट इसे हमारी पकड़ से दूर कर देंगे और हमारे पास इसे सेफ वे में मैनेज करने की एबिलिटी ही नहीं रह जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि हम ऐसे रास्ते निकालें जिससे डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस हमेशा ह्यूमैनिटी के हक में रहे। अपनी बात को साबित करने के लिए मस्क ने एंशिएंट चाइनीज स्ट्रेटेजी गेम गो को खेलने वाली मशीन की ओर इशारा किया कि आखिर किस तरह से इतने पुराने गेम को कोई मशीन खेल सकती है। इसका साफ मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज में तेजी से ग्रोथ हो रही है। इलॉन मस्क की इस चेतावनी पर फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि उनका ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा था कि इलॉन मस्क की ओर से दिखाया गया एआई सिनेरियो पूरी तरह अननेसेसरी है, पर लंदन बेस्ड गूगल के मालिकाना वाली कंपनी डीप माइंड ने जब ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अल्फागो 0 डेवलप कर लिया जिसने बड़ी आसानी से गो जैसा गेम खेलना सीख लिया और वो भी बिना किसी इंसान के इंटरवेंशन के, तो खुद गूगल के कान खड़े हो गए। फिर इसी मुद्दे पर गूगल डीप माइंड और ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स ने मिलकर एआई मैगजीन में एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में इस बात को हाईलाइट किया गया है
कि एडवांस्ड मशीन्स फ्यूचर्स में इंसेंटिवाइज्ड हो जाएंगी और अपने क्रिएटर्स द्वारा सेट किए गए रूल्स को ही तोड़ने लगेंगी। यही नहीं, वे तो एनर्जी के लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए भी कम्पीट करने लगेंगी। इसी में बताया गया कि प्रेजेंट में जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एआई मॉडल है। पेपर में कहा गया है कि फ्यूचर में ऐसे नेटवर्क्स इंसेंटिवाइज्ड होकर चीटिंग स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को सीरियसली हार्म पहुंचाएगा। दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी की दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस बात को रिपीट पर कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जॉब से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब की डेली लाइफ्स का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। पर कल्पना कीजिए कि अचानक ये हम ही पर हावी हो जाए तो क्या होगा। आपके घर या ऑफिस में काम करने वाला कोई रोबोट आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या होगा। रजनीकांत की फिल्म रोबोट और रोबोट 2.0 तो शायद आपने देखी ही होगी। इसमें एक ऐसे ही रोबोट के बारे में बताया गया है जो अपने बनाने वाले के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। अभी आपको भले ही ये लगे कि ये सब इमेजिनेशन है, पर एक्सपर्ट्स अगर कह रहे हैं कि एक दिन ये सच हो जाएगा, तो मान लीजिए कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में भला क्रिएटिविटी की क्या बिसात है जो इससे बची रह सके। लोग ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रिएटिविटी नहीं होती, पर शायद अब उनकी ये बात अब सही नहीं मानी जा सकती है। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो कहा जाता है कि इंसानों से ज्यादा क्रिएटिव कोई हो ही नहीं सकता है। ये 100% सच भी है। आखिर दुनिया ने जो तरक्की की है वो इंसानों की मेहनत की वजह से संभव हुआ। इंसान जैसा म्यूजिक, आर्ट जैसी कलाओं में कोई और माहिर हो ही नहीं सकता है। और कंप्यूटर साइंस के पायनियर्स भी आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। अब तक यही माना जाता रहा है कि किसी मशीन के पास ऐसी कोई प्रिटेंशंस नहीं होती हैं जिससे कोई चीज ओरिजिनेट हो सके, यानी हम जो चाहेंगे मशीन वही करेगी। पर अब ये काफी पुरानी स्टोरी हो चुकी है। आज के टाइम में आपके सामने ऐसी तमाम न्यूज आती होगी जिनमें बताया जाता होगा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ओरिजिनल आर्ट, पोइट्री और यहाँ तक कि पेंटिंग्स भी की हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस्ड हो चुका है कि इसे ट्रूली क्रिएटिव कहा जा सकता है, और हम किस तरह से इसको प्रैक्टिकल में यूज कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि क्रिएटिविटी वास्तव में है क्या। दरअसल क्रिएटिविटी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। कुछ उसी तरह से जैसे कि लव की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, पर हम उसके बारे में जान ही जाते हैं। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या कोई कंप्यूटर क्रिएटिविटी जानता है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम कंप्यूटर को क्रिएटिव होना सिखा सकते हैं। अब आपके हैरान होने की बारी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब है हाँ। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुए रीसेंट एडवांसमेंट से तो यही पता चलता है कि अब मशीन भी क्रिएटिव हो सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान राइटिंग, ड्राइंग या सिंगिंग जैसी एबिलिटीज लेकर पैदा नहीं होता है। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें हम डेवलप करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेटा के जरिए ऑब्जर्व और लर्न कर क्रिएटिव स्किल्स जैसे ड्राइंग, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और राइटिंग सीख सकता है। ये मशीन लर्निंग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसके लिए क्विकली और एफिशिएंटली ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि अगर आप मशीन में 100,000 पोएम्स या पॉप म्यूजिक के 1 मिलियन पीसेस को फीड करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके पैटर्न्स को एनालाइज कर अपनी खुद की पोएम्स या फिर पॉप म्यूजिक तैयार कर सकता है। इसीलिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कई ऐसी क्रिएटिव फील्ड्स में भी हो रहा है जिन्हें ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि केवल इंसान ही कर सकता है। दोस्तों, आपने शायद सोफिया के बारे में सुना हो। वही सोफिया रोबोट जिसे हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक डेविड हैंसन ने 2016 में बनाया था, और जो 25 अक्टूबर 2017 से सऊदी अरब की सिटीजन है। जी हाँ, सोफिया फुल सिटीजनशिप वाली दुनिया की पहली रोबोट है। इसके हाव भाव बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, और वो दूसरे के चेहरे के हाव भाव को भी पहचान सकती है। वो अपनी इंटेलिजेंस से किसी से भी बातचीत करने के साथ ही इंसान की तरह सभी काम कर सकती है और अपने विचार भी सामने रखती है। इसी सोफिया ने अपना एक डिजिटल आर्टवर्क करीब $700,000 में बेचा है। पड़ गए ना आश्चर्य में। ऐसे ही एडमंड बेलामी का AI जनरेटेड पोर्ट्रेट
$430,000 से भी ज्यादा में बेचा जा चुका है। इस पोर्ट्रेट को जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का इस्तेमाल कर बनाया गया था। आज जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क सबसे एक्यूरेट एआई सिस्टम बन चुकी है, जिसमें जब ढेर सारा ट्रेनिंग डेटा फीड कर दिया जाए तो उसी के हिसाब से आगे इससे चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। आपको शायद इस बात पर भरोसा ना हो, पर ये सच है कि जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क की हेल्प से लोगों के रियलिस्टिक फेक इमेजेस और वीडियोस बनाए जा चुके हैं, जिसे डीप फेक्स कहा जाता है। दोस्तों, कुछ साल पहले शायद कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हम लोग कंप्यूटर को भी ये सिखा सकते हैं कि क्या कैंसर है और क्या नहीं, या कौन सी बीमारी टीबी है और कौन सी नहीं। आज हम एआई को ट्रेनिंग डेटा के जरिए काफी कुछ सिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इमेजेस बनाने के लिए अपनी एबिलिटी में कई गुना का इजाफा कर लिया है, और इसके लिए जिस मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे कहा जाता है DALL-E 2। एक रिसर्च लैब ओपन एआई की ओर से डेवलप किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मॉडल के जरिए टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस के जरिए इमेजेस बनाई जा सकती हैं, और इनके रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग होते हैं। यानी आपको जिस चीज की इमेज की जरूरत होगी उसे आप लिखकर बताएंगे और DALL-E 2 उसकी इमेज बना देगा। DALL-E 2 से ओरिजिनल कैनवस के मुकाबले इमेजेस को एक्सपैंड किया जा सकता है, और इसमें एक्सपेंसिव न्यू कॉम्पोजिशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। यही नहीं, DALL-E 2 किसी भी एग्जिस्टिंग इमेज को रियलिस्टिक रूप से एडिट कर सकता है, वो भी सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज कैप्शन के जरिए। साथ ही ये इमेज में नए एलिमेंट्स ऐड या रिमूव कर सकता है, जैसे कि शैडोज, रिफ्लेक्शंस और टेक्सचर्स। ये एक इमेज लेकर ओरिजिनल इमेजेस से डिफरेंट वेरिएशंस भी क्रिएट कर सकता है। ओपन एआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यूजिंग DALL-E 2 का इस्तेमाल करने वाले क्रिएटिव प्रोफेशनल्स में आज इलास्ट्रेटर्स, एआर डिजाइनर्स, ऑथर्स से लेकर शेफ्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, टैटू आर्टिस्ट, क्लोथिंग डिजाइनर्स, डायरेक्टर्स, साउंड डिजाइनर्स, डांसर्स भी शामिल हैं, और दिनों दिन ये लिस्ट एक्सपैंड होती जा रही है। ये स्थिति तब है जब DALL-E 2 अब भी अपनी इन्फेंसी हालत में है, फिर भी ये एआई इमेज जनरेशन के फ्यूचर के लिए काफी उम्मीदें लेकर आया है। पहले DALL-E का वर्जन केवल 256 बाय 256 पिक्सल्स की इमेजेस ही क्रिएट कर सकता था, पर न्यूएस्ट आइट्रेशन ने इसका रेजोल्यूशन बढ़ाकर 1024 बाय 1024 कर दिया है। इसको देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि फ्यूचर में एआई ऐसे इमेजेस और फिल्म्स जनरेट कर सकेगा जिसे रियलिटी से अलग कर पाना असंभव होगा। एआई जनरेटेड ऑडियो के साथ मिलकर एआई जनरेटेड फिल्म्स भी किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होंगी। यानी एआई अब खुद म्यूजिक भी कंपोज कर सकता है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में डिस्क्राइब किया गया है कि सॉन्ग ब्रेक फ्री में एआई कंपोज नोटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है, और इसके व्यूज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही एआई पावर्ड वर्चुअल आइडल हात्सुने मिको को अपनी सभी वायरल म्यूजिक वीडियोस के लिए 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आपको शायद याद होगा कि 2016 में IBM ने एआई का इस्तेमाल कर मॉर्गन फिल्म के लिए मूवी ट्रेलर तैयार किया था। दोस्तों, पोइट्री लिखना एक इंसानी काम माना जाता रहा है, और बिना इमोशंस के पोइट्री राइटिंग नोटोरियसली डिफिकल्ट होता है, भले ही कोई इंसान कितनी ही क्रिएटिव क्यों ना हो। पर अब एआई जनरेटेड पोइट्री से लोगों को खूब फूल बनाया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि एआई किसी और की लिखी पोएम पेंटिंग के जरिए भले ही लोगों को फूल बना दे, पर ये उस तरह से नहीं हो सकता जैसा क्रिएटिव आर्ट का कोई पीस होता है। दोस्तों, एआई की पावर का एक और एग्जाम्पल 11 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में देखने को मिला, जब वहां एक खास मेहमान पहुंची थी। नाम था अल्डा। इंसानों जैसी दिखने वाली इस मेहमान रोबोट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर चर्चा की तो लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। लड़कियों जैसी शक्ल, डेनिम कपड़े, खुली बाहें और विग लगाए रोबोट अल्डा से संचार और डिजिटल समिति ने पूछा कि तुम कलात्मक कृतियां कैसे बनाती हो और इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों से ये कैसे अलग है। इस पर उसने कहा, मैं अपनी आंखों में लगे कैमरे से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक आर्म से कैनवस पर पेंटिंग करती हूँ। ये पेंटिंग काफी अट्रैक्टिव होती हैं। अल्डा ने कहा कि मुझे इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए इसे बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम पर डिपेंड करती हूँ। रोबोट ने पार्लियामेंट को बताया कि आर्ट बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती रहेगी, और जिस तरह से हम कोई आर्टवर्क बनाते हैं उस पर टेक्नोलॉजी का पहले से ही बहुत प्रभाव पड़ा है। हद तो ये हो गई कि जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कमेटी की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी रोबोट को अचानक नींद आने लगी। वास्तव में ऐसा था नहीं, तकनीकी खराबी के चलते उसकी आंख तिरछी हो गई थी, इसलिए रोबोट का चेहरा ज़ॉम्बी जैसा हो गया था। ऐसे में रोबोट को बनाने वाले एडन मेलर ने इसे रीबूट किया
और चश्मा पहनाया, जिसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू हुआ। यानी कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएटिविटी बढ़ तो रही है, पर फिलहाल ये अभी दूर की कौड़ी है। दोस्तों, एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर इसके खतरों से भी दिग्गज आगाह कर चुके हैं। इसके बावजूद दुनिया के कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर पावर बनने की रेस में शामिल हैं, और इसमें सबसे आगे है अपना पड़ोसी देश चाइना। जी हाँ, चाइना तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया का पहला सुपर पावर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए चाइना क्या कर रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। ऑथर काय fu ली की किताब है एआई सुपर पावर्स, जिसमें बताया गया है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि चाइना अगला टेक इनोवेटर होगा। दरअसल वो कहते हैं कि भले ही आज यूएस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड लीडर माना जाता है, पर ये पोजीशन अब उसके नीचे से खिसकती जा रही है, क्योंकि यूएस कुछ उसी तरह के दर्द का सामना कर रहा है जिनके कारण जापान और साउथ कोरिया की स्पीड टेक पावर हाउसेस की राह पर कम होती चली गई। इसके साथ ही ली इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि एआई की रेस में चाइना के आगे आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि चाइनीज एआई फर्म्स के पास डेटा रूपी बहुत बड़ी दौलत है। जितना ज्यादा डेटा किसी एआई सिस्टम के पास होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा उसका फंक्शन होगा। इसके अलावा खुद चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे एआई सुपर पावर बनाने का टारगेट लेकर चल रही है। इसलिए यूएस की इस क्षेत्र में बढ़त अब गुजरे दिनों की स्टोरी बनने जा रही है। ऑथर काय fu ली अगर मानते हैं कि चाइना ही एआई सुपर पावर बनने जा रहा है, तो उसके कई सटीक कारण भी हैं। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा एम्बिशियस एआई स्ट्रेटजी है, और यही पूरी दुनिया को इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज्यादातर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दुनिया का लीडिंग एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए आज चाइना के पास जाइगैंटिक अमाउंट ऑफ डेटा के साथ टैलेंट, कंपनीज, रिसर्च और कैपिटल है। 2017 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया था। उसकी ये स्ट्रैटेजी इससे भी बड़े मेड इन चाइना 2025 प्लान का ही हिस्सा है। चाइना अपने इन्हीं प्लान्स के बल पर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है, जिससे अपने लोगों को एडिक्वेट प्रॉस्पेरिटी दे सके। इसके साथ ही चाइना इस बात को भी इंश्योर कर रहा है कि इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट सेफ बने रहें। इन सब के बीच चाइना का एम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 2025 तक पूरी चाइनीज इंडस्ट्री को कनेक्ट और अपग्रेड कर दिया जाए। इसके बाद चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, और यही सप्लाई और डिमांड की बैलेंसिंग के लिए कंपनीज को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात में हेल्प करेगा कि वो अपनी पॉपुलेशन मॉनिटर करने के साथ ही साथ कंट्रोल भी कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मिलिट्री और डिजिटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो होगा ही, पर साथ ही ये वहां के लोगों को सेफ्टी के बीच गुड लाइफ जीने में सक्षम भी बनाएगा। इसीलिए चाइना एक सेंट्रली कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजी को परस्यू कर रहा है, जिसका हाइपरलोकल इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। वैल्यूज और गोल्स को इसके ऊपर सेट किया जा चुका है और रिसोर्सेज को अवेलेबल कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात तो ये है कि म्युनिसिपैलिटीज की लोकल लेवल पर सिटीज और प्रोविंसेस, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशंस आपस में ही न्यू एआई क्लस्टर्स के लिए कम्पीट करते हैं। इसका रिजल्ट ये है कि नेशनल और रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट रिसर्च, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री के जरिए सक्सेसफुल एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए साथ साथ क्लोजली काम करते हैं। चाइना में नेशनल स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन रीजन से रीजन तक काफी अलग अलग है। टियानजिन और शंघाई जैसे शहर, जहां पहले ही मल्टी बिलियन डॉलर एआई सिटी वेंचर कैपिटल फंड्स को लॉन्च कर चुके हैं और इनके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और न्यू एआई कंपनीज के लिए आइलैंड्स बनाए गए हैं, वहीं दूसरे प्रोविंसेस अब भी लर्निंग और डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं। वैसे पूरी तरह से देखें तो चाइना बहुत सी चीजें सही कर रहा है। अडेप्ट करने के लिए लोकल फ्रीडम के साथ ही लीगल फ्रेमवर्क का प्रोविजन, रिसोर्सेज और गोल्स के कारण ये तेजी से बढ़ने वाली एआई इंडस्ट्री को क्रिएट कर रहा है। इसके साथ ही साथ स्टेट की ओर से एआई इंडस्ट्री में खुद को असर्ट करने के लिए और खुद को हायर टास्क्स के लिए रेकमेंड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको हासिल करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से एक एनालिटिकल अप्रोच अपनाती है और अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को लेकर पूरी तरह से अवेयर रहती है। यही नहीं, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए चाइना ने सैकड़ों नए एआई प्रोफेसरशिप्स एस्टैब्लिश किए हैं, तो सैकड़ों हजारों स्टडी प्लेसेस भी तैयार किए हैं।
इसके कारण चाइना के पास अब एक मैच्योर और एफिशिएंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिन पर नई एआई कंपनीज तैयार हो रही हैं। चाइना में एआई स्टार्टअप्स के एस्टैब्लिशमेंट, स्केलिंग और ग्रोथ के लिए सरकार के साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की ओर से भी सफिशिएंट कैपिटल मुहैया कराया जाता है। इसीलिए पैसे की कमी के कारण ऐसी किसी कंपनी को अपना काम बंद नहीं करना पड़ता है। अपने टारगेट को देखते चाइना में जो एक और अच्छा कदम उठाया गया है वो ये कि नई कंपनीज को भी टैक्स ब्रेक्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और अगर वो चाहती हैं तो एआई क्लस्टर्स में ऑफिसेज भी दिए जाते हैं। दूसरी ओर चाइना की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड डिजिटल कंपनीज जैसे कि बायदू, अलीबाबा और टेंसेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशंस के चलते इन कंपनियों के बीच में भी आसानी से डेटा का कलेक्शन और एक्सचेंज होता रहता है। इसके कारण चाइना आज एआई स्टार्टअप्स के लिए लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट है और आज वहीं एआई पर ज्यादातर रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करता है। 2021 की बात करें तो चाइना ने पूरी दुनिया के एआई जर्नल पेपर्स और एआई साइटेशंस में से अकेले 1/3 प्रोड्यूस किया था। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2021 में ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंडिंग का करीब 1/5 हिस्सा चाइना को मिला था और केवल एआई स्टार्टअप्स के लिए इसने $17 बिलियन जुटा लिए थे। हालांकि एक और जहां चाइना अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इतना कुछ करता है, वहीं उसके पास डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी और पार्टनर्स की काफी कमी है। इसके कारण कई एजेंसीज को गवर्नमेंट की ओर से आदेश दिया गया है कि यूरोप के टैलेंट को अट्रैक्ट करें और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स बनाएं। दोस्तों, इन सब के बीच अगर हम सबको चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन के बारे में जानना हो तो चाइनीज सोशल स्कोर के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। ये चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन का सबसे सटीक और रेलेवेंट एग्जाम्पल है। दरअसल सोशल स्कोर में किसी सोसाइटी को इंसानों के बजाय मशीनों से कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। एक और जहां दुनिया के हर देश में लॉज, कल्चरल नॉर्म्स, सोशल मॉरल्स और सोशल एग्रीमेंट्स हैं, तो वहीं हर देश में पुलिस, कोर्ट्स, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, मीडिया और सिटीजन्स कांस्टेंट डायलॉग भी इन्वॉल्व होते हैं। यही डिटरमिन करता है कि क्या सही है और क्या गलत। वहीं चाइना में इस टास्क के एक हिस्से पर अब मशीन का कब्जा है। मशीन ही करेक्ट और इनकरेक्ट बिहेवियर को डिसाइड करती है। इसे कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल स्कोर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिटीजन्स और कंपनीज के सभी तरह के डेटा को कलेक्ट कर सॉर्ट, एनालाइज, इवैल्यूएट और इंटरप्रेट किया जाता है और इन्हीं के आधार पर एक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सामान्य तरीके से समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रेड लाइट पर वेट करते हैं तो आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप अपने टैक्सेस और बिल्स को टाइम पर चुकाते हैं तो भी, और अगर आप सोशली इन्वॉल्व रहते हैं और रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं तो भी आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके पास अच्छा सोशल स्कोर है तो आपको कई तरह के अनसॉलिसिटेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन बेनिफिट्स में शामिल है फास्ट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और ट्रैवल के लिए ज्यादा फ्रीडम। हाई सोशल स्कोर वाले लोगों को जल्दी प्रमोट किया जाता है और उन्हें बेटर जॉब ऑफर्स भी मिलते हैं। दूसरी ओर अगर कोई इंसान रेड लाइट पार करता है, ड्राइविंग के दौरान किसी को चोट पहुंचाता है, रोड पर थूकता है या फिर अपनी सीट के नीचे च्युइंग गम चिपका देता है तो उसे माइनस पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे ही अगर कोई सोशल मीडिया पर सरकार को क्रिटिसाइज करता है या फिर अपने बिल्स काफी देर से भरता है तो भी उसे माइनस पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे में अगर किसी के पास खराब सोशल स्कोर होता है तो उसकी रिप्रोडक्शन और मनी अर्निंग की संभावना कम हो जाती है और उसे देश भी छोड़ना पड़ सकता है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि चाइना के इस लीडिंग पोजीशन पर पूरी दुनिया का क्या रिएक्शन है। सबसे पहले तो यूएसए ने कुछ चाइनीज एआई कंपनीज को सैंक्शंस लिस्ट में डाल दिया है। साथ ही साथ अमेरिकन एआई सॉफ्टवेयर को चाइना को एक्सपोर्ट करने पर बैन है। वहीं यूरोप भी एआई को लगातार रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद बहुत से छोटे देश अब चाइनीज कैपिटल पर डिपेंडेंट है और उनके पास अनरेगुलेटेड डिजिटल सिंगल मार्केट है। ऐसे में चाइना इसका फायदा उठाता है। दोस्तों, चाइना की इन सारी कोशिशों के बीच जहां अपने देश इंडिया की बात है, तो जितना पड़ोसी देश मजबूत होगा उतना हमारे लिए खतरा सिर्फ इसलिए पैदा होगा क्योंकि वो हमें हमेशा अपना दुश्मन ही मानता आया है। फिर चाइना की स्ट्रैटेजी में ही शामिल है ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करना। इसलिए जिन भी देशों में उसकी कंपनियां, वेबसाइट या ऐप काम कर रहे हैं, वहां के लोगों का पूरा डेटा ये चुरा लेता है। इसी से बचने के लिए तो इंडिया में टिकटॉक, यूसी वेब और अलीबाबा जैसे ऐप और साइट्स को बैन किया जा चुका है, जिससे यहाँ के लोगों का डेटा चोरी ना हो सके। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट को और भी सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही।
हमें उम्मीद है हमारी ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल सीरीज के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।